रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक जिसका नाम है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बिहाइंड जो थ्योरी है उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की डेरिवेशन भी करेंगे और क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की एप्लीकेशन भी करेंगे। देखिए, हमारे पास दो तरह की फेजेस होती हैं। किसी भी सब्सटेंस की दो तरह की फेजेस हो सकती हैं। एक लिक्विड फेज हो सकती है, एक सॉलिड फेज हो सकती है, या एक सॉलिड फेज है एक लिक्विड फेज है तो एक वेपर फेज भी हो सकते हैं। हम दो फेजेस की बात करते हैं, इसमें एक लिक्विड फेज और एक वेपर फेज। हम ये दो फेजेस ले लेते हैं जिसमें एक लिक्विड फेज और दूसरी वेपर फेज। किसी भी सब्सटेंस की जो दो फेजेस हैं वो अफेक्ट होती हैं अगर टेम्परेचर चेंज हो। किसी भी सब्सटेंस की दो फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है अगर टेम्परेचर चेंज हो। यही बात हमने लिखी, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट बिटवीन टू फेजेस इज अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस। मिसाल ले लीजिए, अ मेल्टिंग सब्सटेंस चेंजेस इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। याद रखें कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो फ्री एनर्जी चेंज डेल जी हमेशा जीरो के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो फ्री एनर्जी चेंज डेल जी जीरो के बराबर होती है। When the pressure and temperature of a system change, जब भी सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर में बदलाव आएगा, फ्री एनर्जी में भी बदलाव आएगा। किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? दिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, डी जी। इस डी का मतलब है, स्मॉल डी का मतलब है चेंज। ये स्मॉल डी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट। जब भी प्रेशर और टेम्परेचर सिस्टम का चेंज हो रहा है तो फ्री एनर्जी जी में भी बदलाव आएगा, चेंज आएगी। उस चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कहाँ से आई है फिलहाल इसको छोड़ दें, इस इक्वेशन को हमने यूज करना है। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नंबर दे दिया। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास दो सिस्टम है। फर्ज करो कि उनमें से एक सिस्टम लिक्विड है और दूसरा जो सिस्टम है वो फेज है वेपर है। एक फेज लिक्विड फेज, दूसरी फेज वेपर फेज। या यूं कह लो कि एक फेज ए है, दूसरी फेज बी है, क्योंकि फेज लिक्विड वेपर सॉलिड भी हो सकती है। तो एक फेज ए है, दूसरी फेज बी है। हम ए बी लेकर चलेंगे, जनरल करके चलेंगे। दो फेजेस हैं, एक फेज ए है, दूसरी फेज बी है। दो फेजेस हैं, एक फेज ए है, दूसरी फेज बी है। दिस टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। टेम्परेचर T और प्रेशर P पर ये दोनों फेजेस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम पर है। फर्ज करो कि जो फेज ए की फ्री एनर्जी है वो है G1, यानी फेज ए की फ्री एनर्जी है G1 और फेज बी की फ्री एनर्जी है G2। अब टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दो। नाउ चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम T टू T प्लस dt। पहले सिस्टम का टेम्परेचर था T, हमने उसको चेंज कर दिया T प्लस dt कर दिया। पहले सिस्टम का प्रेशर था P, हमने प्रेशर में चेंज कर दिया। चेंज करके क्या किया? P प्लस dP कर दिया। यानी पहले P था तो उसमें तब्दीली कर दी, थोड़ी सी तब्दीली dP कर दी, वो तब्दीली उसमें ऐड हो गई। ड्यू टू दिस चेंजेस, इन चेंजेस करने की वजह से फ्री एनर्जी में भी चेंज आएगी। फ्री एनर्जी ऑफ फेज ए इज dG1। पहले फेज ए की फ्री एनर्जी थी G1। जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किया तो फेज ए की फ्री एनर्जी होगी dG1। डी स्मॉल डी शो कर रहा है चेंज को। पहले फेज बी की फ्री एनर्जी थी G2। जब हमने उसमें फेजेस में टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया तो फ्री एनर्जी भी चेंज हुई। पहले फेज बी की फ्री एनर्जी थी G2, बाद में चेंज होकर हो गई dG2। बनाइए इस डायग्राम से इसी बात को समझते हैं। एक फेज ए है और उसकी फ्री एनर्जी है G1, दूसरी फेज बी है और उसकी फ्री एनर्जी है G2। टेम्परेचर है T, टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करके हमने T प्लस dt कर दिया। तो फेज B की जो फ्री एनर्जी थी वो भी चेंज हो गई। फेज B की फ्री एनर्जी हो गई, पहले G2 थी, अब G2 प्लस dG2 हो गई।
फेज ए की फ्री एनर्जी पहले G1 थी, अब वो हो गई G1 प्लस DG1। ये जो D है ना, D ये चेंज को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इन दोनों फेज पे अप्लाई करना है। इक्वेशन 1 क्या थी, याद रहे कि इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी वो ये थी। मैं साइड पर जरा दोबारा लिख देता हूँ, आप वीडियो को पीछे करके इक्वेशन 1 देख सकते हैं। इक्वेशन 1 ये थी कि DG इज इक्वल टू V dP माइनस SDT, ये इक्वेशन 1 थी। इस इक्वेशन को यूज करके हमने कैलकुलेशन करनी है। जो दो फेजेस हैं हमारे पास, उन फेजेस पे इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो लिखें अप्लाई इक्वेशन 1 ऑन दिस टू फेजेस। इन दो फेजेस पर इक्वेशन 1 को अप्लाई करें। मैं साथ साथ डेरिवेशन करूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ आए। इस इक्वेशन को दोनों फेजेस पे अप्लाई करना है। ठीक हो गया। देखो ये DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। पहली फेज है G1 वाली, तो हम लिखेंगे DG1 इज इक्वल टू V1 DP माइनस S1 DT। अब P1 इधर P1 नहीं लगाना, इधर D1 नहीं लगाना, क्योंकि ये चेंज है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का। सिमिलरली जो दूसरी फेज है, दूसरी फेज B, जिसकी फ्री एनर्जी है G2, तो उसमें चेंज को कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करो, क्योंकि ये चेंज हमें, ये इक्वेशन हमें बताती है फ्री एनर्जी में चेंज। DG2 इज इक्वल टू V2 DP माइनस S2 DT। इसको इक्वेशन 3 हम क्या इक्वेशन 3 का नंबर दे देंगे। अब इसमें जो V1, V2, S1, D2 ये क्या चीज है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि V1 है मोलर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन फेज ए। मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि अगले पेज पे लिखता हूँ। बातें मैंने यहाँ पे लिख ली, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। अब फेज ए है, दूसरी फेज बी है। दोनों फेज अगर आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, तो हमने पढ़ा जब भी इक्विलिब्रियम आ जाए तो डेल जी हमेशा 0 के बराबर होता है। तो हम ये बात लिखेंगे कि when phase A is in equilibrium, when phase A is in equilibrium with phase B, जब फेज A फेज B के साथ इक्विलिब्रियम में होगी, देन डेल J इज इक्वल टू 0। इस डेल को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल J इज इक्वल टू 0। डेल J किस चीज के बराबर होता है, जब इक्विलिब्रियम हो तो 0 के बराबर। यही बात हमने यहाँ लिखी। डेल J का मतलब है, देखो डेल J का मतलब होता है G2 माइनस G1। तो डेल J की जगह पे हम लिख देंगे G2 माइनस J1 इज इक्वल टू 0। अब मान लो हमने पहले ये कहा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक अमाउंट dt से, और प्रेशर चेंज हो रहा है बाय अमाउंट dP से। तो हम तो फ्री एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो हम लिखेंगे when the temperature changes by dt and pressure changes by dP, तो देन फ्री एनर्जी में भी तो बदलाव आ रहा है, फ्री एनर्जी भी तो चेंज हो रही है। तो कैसे चेंज हो रही है, ये देखो, ये इक्वेशन है G2 क्या हो जाएगी प्लस DG2, ठीक, ब्रैकेट बंद, ये वाला माइनस G1। अगर T क्या हो रहा है, T हो रहा है T प्लस DT, P हो रहा है P प्लस DP, तो G1 क्या होगा, G1 प्लस DG1। G2 क्या हो जाएगा, G2 प्लस DG2। बात समझ रहे हो ना। इसी तरह G1 हो जाएगा G1 प्लस DG1,
इज इक्वल टू 0, ये वाला 0। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन पे ये माना कि G2 माइनस G1, इसको जरा दोबारा लिख लें, इसको यहाँ पे जरा कर लें, सिंस G2 माइनस G1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dG2 माइनस dG1 इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dG2 माइनस dG1 उधर जाकर हो जाएगा dG1। ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसको एक नंबर दे देंगे हम, तो नंबर हम दे देते हैं, रट से देते हैं, इसको नंबर 4 दे देते हैं। इक्वेशन थी ना इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 हमें dG1 की वैल्यू दे रही है, इक्वेशन 3 हमें dG2 की वैल्यू दे रही है। तो इक्वेशन 4 पे हम dG2 की जगह पे इक्वेशन 3 से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और इक्वेशन 4 में dG1 की जगह पे इक्वेशन 2 से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, V2dP माइनस S2dt इज इक्वल टू V1dP माइनस S1dt। जस्ट हमने वैल्यू पुट की है। अब क्या करें, बहुत सिंपल, इस टर्म को उधर ले आए, V2dP माइनस V1dP इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले आए, S2dt माइनस S1dt, dP को कॉमन ले लें, ये dP कॉमन ले लें, तो V2 माइनस V1, dP को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर dt को कॉमन ले लें तो S2 माइनस S1, ये इक्वेशन बन जाएगी। V2 माइनस V1 को हम डेल V लिख सकते हैं, डेल V, dP यहाँ लिख लें डेल V, और S2 माइनस S1 को हम डेल S लिख सकते हैं dt, यानी कि डेल S बराबर है S2 माइनस S1 के, और V2 माइनस V1 डेल V के बराबर है। तो ये चीज हमने यहाँ पर नोट कर ली। तो बात बड़ी सिंपल हो गई, काम बड़ा सिंपल हो गया। हम देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dP, ये dt यहाँ से नीचे ले आए, dt हो जाएगा, ये डेल S इधर ही रहने दें, और ये डेल V इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। इसको नाम दे दें इक्वेशन 5 का। हमें ना एक फार्मूला पता होता है, हम लिखेंगे वही नाउ हमें पता होता है कि एंट्रोपी का एक फार्मूला है, डेल S बराबर होता है डेल H बाई T। ये एंट्रोपी का एक फार्मूला थर्मोडायनामिक्स की बुक में, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आपको ये फार्मूला मिलेगा। एंट्रोपी वाले टॉपिक में आपने जाकर देखना है, डेल S बराबर होता है डेल H बाई T। इसको इक्वेशन 6 कहते हैं। अब इक्वेशन 5 में इस डेल S की जगह पे इक्वेशन 6 से डेल X को पुट करें, तो लिखें पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 क्या बनेगी, dP ओवर dt, डेल S की जगह पे डेल S की वैल्यू तो डेल H ओवर T, और साथ में डेल V। ये इक्वेशन 7 का नंबर दे दें इसको। ये हमें बता क्या रही है, इक्वेशन 7 हमें क्या बता रही है, जानना बहुत जरूरी है। इक्वेशन 7 हमें बता रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो ये है P है प्रेशर, ये टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डेल H, टेम्परेचर ऑफ चेंज ऑफ फेस एंड चेंज इन वॉल्यूम। इक्वेशन 7 हमें क्या बता रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और ये आपको किताबों में ये इक्वेशन 7 मिलेगी, उसके नीचे कुछ अंग्रेजी की लाइंस लिखी होंगी, वो आपने नोट कर लेनी है। वो ये बताएंगे कि इक्वेशन 7 क्या बता रही है। ये जो इक्वेशन 7 है ना, इसका नाम है क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्लेपेरॉन इक्वेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लेपेरॉन इक्वेशन को डिराइव करें, तो यहाँ तक डिराइव करना है, ये इक्वेशन 7 तक डिराइव करना है। इक्वेशन 7 इज क्लेपेरॉन इक्वेशन, इक्वेशन 7 इज क्लेपेरॉन इक्वेशन। फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन 7 इज क्लेपेरॉन इक्वेशन। थी क्लेपेरॉन इक्वेशन। अब हम क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की तरफ चलते हैं। पहले क्लेपेरॉन इक्वेशन आएगी, उसके बाद क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्लेपेरॉन इक्वेशन
क्या है क्लेपेरॉन इक्वेशन? हम जानते हैं कि dp/dt इज इक्वल टू del H/T del V। ये है क्लेपेरॉन इक्वेशन। अब हमने इसे क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में लेके जाना है। मान लो कि ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड एक फेज है, दूसरी फेज इसकी है वेपर्स। एक फेज लिक्विड है, दूसरी फेज वेपर है। लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसे हम VL से जाहिर कर रहे हैं, वेपर्स का जो वॉल्यूम है इसे कैपिटल V और साथ में छोटा सा स्मॉल v लिख दें। ये वेपर्स के वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। और जो डेल V है, ये वाला डेल V, ये बराबर है वेपर्स का वॉल्यूम माइनस लिक्विड फेज का वॉल्यूम। डेल V बराबर है वेपर फेज का वॉल्यूम माइनस लिक्विड फेज का वॉल्यूम। और ये जो डेल H है इसकी जगह पे हम लिखेंगे डेल HV, यानी वेपर्स बनाने में जो हीट लगेगी, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, जब वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो जो हीट इंथैल्पी चेंज होगी उसको हम डेल HV कह रहे हैं। लिक्विड जब वेपर्स में चेंज होंगे तो जो हीट इंथैल्पी चेंज होगी उसे हम डेल HV से लिख रहे हैं। तो इस इक्वेशन में कुछ चेंजिंग करें। above equation becomes above equation कब above equation becomes dp/dt is equal to del HV, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। T और डेल V की जगह पर हमने क्या लिखना है? V स्मॉल v माइनस कैपिटल V स्मॉल l। तो ये इक्वेशन की शेप बन गई। इसको हम पिछले वाले इक्वेशन को हमने इक्वेशन 7 कहा था, तो इसको हम इक्वेशन 8 कह देते हैं। इसको इक्वेशन 8 का नंबर दे देते हैं। अच्छा, और यहाँ T की जगह ना TB लिख देंगे, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर क्योंकि लिक्विड बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट होता है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में जो भी पैरामीटर है उनके बारे में बात करते हैं। TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। VL क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ वेपर्स जो कि दूसरी फेज है। और डेल HV क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। वेपर्स के बनने में जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड के वेपर्स के बनने में जो हीट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन 8 को हमने सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करना है? सिंपलीफाई ऐसे करना है, देखो जो वॉल्यूम है ना वेपर का, वो तो बहुत ज्यादा है लिक्विड के वॉल्यूम में। ये मान लो कि ये लिक्विड है और वेपर्स तो बहुत ज्यादा, वेपर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी वेपर्स का वॉल्यूम कहीं ज्यादा है लिक्विड के वॉल्यूम से। लिक्विड का वॉल्यूम वेपर्स के वॉल्यूम की निस्बत बहुत थोड़ा है, तो हम VL को इग्नोर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? VL को इग्नोर कर देंगे। तो कैसे इग्नोर करेंगे? लाइन लिखें, सपोज कर दें या कंसीडर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड। कंसीडर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड, यानी कि VL is very small than as compared to volume of 1 mole of वेपर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा, लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम, तो हम फिर हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर देंगे। सो वी इग्नोर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। दैट इज इग्नोर कर दें V स्मॉल l को, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। कहाँ से इग्नोर कर देंगे? इक्वेशन 8 में इस जगह से इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इक्वेशन 8 बिकम्स, इक्वेशन 8 है ना, इक्वेशन 8 वो क्या होगी? इक्वेशन 8 बिकम्स
डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल एच वी ओवर टी वी वी। क्योंकि हमें वी एल हमने इग्नोर कर दिया, वी एल इज इग्नोर्ड, क्योंकि हमने वी एल को इग्नोर कर दिया तो ये इक्वेशन 8 बन जाए, ये इक्वेशन 8 बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन 9 का नंबर दे देते हैं। वी नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, वी नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, बच्चे को पता कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो ये वॉल्यूम है, इसको वेपर्स का वॉल्यूम मान लो, P वॉल्यूम वेपर्स का, और N मान लो 1, तो ये RT हो जाएगा। यहां से V निकालें तो RT ओवर P हो जाएगा। इसको इक्वेशन 10 कह दें, और अगर इक्वेशन 10 को पुट करें इक्वेशन 9 पे कर सकते हैं, पुट इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 9, तो इक्वेशन 9 क्या बनेगी? देखो dP ओवर dt इज इक्वल टू डेल एच वी, पुट कर दो तो ये हो जाएगा डेल v, इस v की जगह पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर टी ओवर p, dp ओवर dt इज इक्वल टू डेल एच वी। ये भी t है और ये भी t है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर r। जो ये p है ना, ये p मैथमेटिक्स में इसकी जगह होती है, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बेचारा अपनी इस जगह p पे चला जाएगा, इधर p यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अपनी जगह पे आ गया। ठीक, और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? ये वाली एक इक्वेशन बन गई, से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। dp, ये वाला p ये उठाकर यहाँ पे ले आए, तो dp ओवर p, ये dt भले अभी यही रहने दो, डेल एच वी ओवर t स्क्वायर r, ये एक इक्वेशन बन गई। इसको हम इक्वेशन 12 क्या देते हैं? इसको इक्वेशन 12 क्या देते हैं? ये क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है। इस इक्वेशन 12 को हम क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कह सकते हैं। क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन 12 को हम क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कहते हैं, लेकिन जो बुक्स में हमें मिलती है तो न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन की हमने जरा इंटीग्रेशन करनी है। देखो इस इक्वेशन की जरा इंटीग्रेशन करनी है, थोड़ा सा पहले से रीअरेंज कर लो। याद रहे कि मैथमेटिक्स में एक चीज होती है, मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है डेरिवेशन की, कि dx को अगर हम dx बाय x लिखें तो ये बराबर होता है d नेचुरल लॉग x के। ये प्रॉपर्टी बहुत गौर से समझो कि अगर dx बाय x लिखें तो ये बराबर होता है d नेचुरल लॉग x के। x की जगह अगर हम p लिख दें तो यानी कि ये हो जाएगा dp ओवर p, ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? d नेचुरल लॉग p। अब यही काम हमने यहाँ पे करना है, dt को जरा उधर ले जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। dp ओवर p इज इक्वल टू डेल एच वी ओवर r t स्क्वायर और dt। देखो अब dp ओवर p की जगह पे d नेचुरल लॉग p लिख सकते हैं, हमने साबित किया। देखो अगर dx ओवर x हो मैथमेटिक्स में, dx बाय x हो तो बराबर होता है d नेचुरल लॉग x के। मान लो कि x है p, x बराबर है p के, तो dp ओवर p ये बराबर किसके होगा? d नेचुरल लॉग p के। तो dp ओवर p की जगह पे d नेचुरल लॉग p लिख देंगे, डेल एच वी ओवर आर टी। ये हमने क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा रीअरेंज किया ताकि इसको खेलना इसके साथ आसान हो जाए। अब इस इक्वेशन की हमको इंटीग्रेशन करनी है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो या वैसे इक्वेशन का नंबर दे दो, चलो इसको मान लो ताकि यूज करने में आसानी रहे कि इक्वेशन 13 है। इंटीग्रेट इक्वेशन 13, इंटीग्रेट इक्वेशन 13 विद इन लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर। लिमिट्स क्या है? देखो प्रेशर की लिमिट्स है और टेम्परेचर की भी लिमिट्स है। प्रेशर की लिमिट्स ये है कि लोअर लिमिट्स है P1 और अपर लिमिट्स है P2। टेम्परेचर की लोअर लिमिट्स है T1 और अपर लिमिट्स है T2। तो इसके हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट्स है प्रेशर की P1, अपर लिमिट्स है प्रेशर की P2 और d नेचुरल लॉग P। यहां भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन,
टेम्परेचर की लोअर लिमिट्स है T1, अपर लिमिट्स है T2 और डेल एच वी ओवर आर टी स्क्वायर डी टी। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल है। फर्स्ट इंटीग्रेशन आती है नहीं आती? अगर नहीं आती तो मेरी एक वीडियो इंटीग्रेशन पे वो जरूर देखना। यहां से ये समझो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ नेचुरल लॉग टी और लिमिट्स ये इस तरह फिर हम लिख देंगे। यहाँ पे डेल एच वी ओवर आर ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ये चीज अंदर आ, इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, d2 dt। अब इसकी ओवर टी स्क्वायर। अब इसकी हमको इंटीग्रेशन करनी है, देखें कैसे होती है। साथ साथ कर रहा हूं ताकि बच्चों को ज्यादा समझ आए। नेचुरल लॉग p, T1 लोअर लिमिट्स, T2 अपर लिमिट्स, डेल एच वी ओवर आर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट्स T1 अपर लिमिट्स T2। देखो ये जो T2 ऊपर जाएगा ना, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T -2 हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन बड़ी आसान चीज होती है। देखो डेल एच वी ओवर आर, टी की पावर क्या है -2, इसमें खुद से +1 कर दो और नीचे भी ये वाला -2 +1 नीचे भी लिख दो। लोअर लिमिट्स T1 अपर लिमिट्स T2 डेल एच वी ओवर आर। देखो t की पावर क्या आ जाएगी -2 +1 -1, -2 +1 -1। लोअर लिमिट्स T1 अपर लिमिट्स T2। यहाँ चलते आओ। देखो अभी यहाँ जरा हम लिमिट्स पुट करते हैं। कैसे देखो लिमिट कैसे पुट करनी है, बहुत आसान तरीका। नेचुरल लॉग इस p की जगह अपर लिमिट पुट करो तो P2 माइनस नेचुरल लॉग p इस p की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो P1। तो यानी कि ये हो गया नेचुरल लॉग P2 माइनस नेचुरल लॉग P1। नेचुरल लॉग P2 दो लॉग है, इनको एक लॉग में लिखना हो तो P2 ओवर P1 लिखेंगे, जो माइनस वाला होता है वो नीचे ले आते हैं। डेल एच वी ओवर आर, T -1 है नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा -1 ओवर T, T1 T2। तो ये वाला -1 है ना, इससे घबराना नहीं है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और ये नीचे ले आए तो T की पावर पहले -1 था +1 होगी। अब ये नहीं करना है कि -1 ऊपर गया तो ये -1 प्लस हो जाएगा। ये जो T की पावर -1 है ना, जब ये नीचे आता है तो T की पावर +1 हो जाती है। और ये -1 साइन है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। डेल एच वी ओवर आर, लिमिट्स पुट करें, लिमिट्स अंदर पुट करें। पहले माइनस जरा बाहर ले जाओ तो माइनस यहाँ पे ले जाओ तो हो जाएगा 1 ओवर T। लोअर लिमिट्स T1 अपर लिमिट्स T2, एक एक चीज कर रहे हैं। नेचुरल लॉग P2 ओवर P1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच वी ओवर आर, लिमिट पुट करो 1 ओवर T2 अपर लिमिट्स माइनस 1 ओवर T1। खुद से हम माइनस लिखते हैं, ये लोअर लिमिट्स ये पुट करने का तरीका होता है। नेचुरल लॉग P2 ओवर P1, अब माइनस जरा अंदर ले जाओ, डेल एच वी ओवर आर। तो भी माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। प्लस वाली पहले लिखते हैं 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। फर्दर इस पे थोड़ा मैथमेटिक्स से खेलना है तो खेल के देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो T1 T2। अब जो चीज एलसीएम ली है उसको इस फैक्टर के साथ डिवाइड करना होता है, करें। तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी T2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा T1। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। कि जो ये वाली इक्वेशन बन गई ना, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ये कहलाती है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये बड़ी बच्चों को कंफ्यूज करती है। आपको समझ आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं और काइंडली अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।